अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ मेरी को होस्ट आयशा अबरार। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का जो निस्फ संगे मील है वो अब हम अबूर कर चुके हैं। आज हम लोग इंशाअल्लाह 16वें रोज़े की इफ्तारी करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि निस्फ रमज़ान आपका जितना अच्छा गुजरा बकिया निस्फ इससे बेहतर अंदाज में गुजरेगा। बिल्कुल। और ट्रांसमिशन में हम वही तमाम चीज़ें लेकर आए हैं जो रोज़ लेकर आते हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से हम करेंगे बात। उलमाए कराम से आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में बात करेंगे और वो है बच्चों की तालीम और तरबियत। जब दूसरों के बच्चों की बारी आती है, जब हम उनको देखते हैं तो बड़ी आसानी से हम पिन पॉइंट कर देते हैं कि बच्चे की तरबियत सही नहीं है, स्पॉइल्ड है, बिगड़ा हुआ है, माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी। मैं सिर्फ सोच रही थी एक बार कि क्या डिफरेंस है पुप्पो में और खाला में। क्यों हम हमेशा ये कहते हैं कि पुप्पो अच्छी नहीं होती और खाला अच्छी होती है, इसके पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है। दोनों ख़वातीन हैं, दोनों के सीने में दिल है, दोनों के पास दिमाग है, तो डिफरेंस कहाँ आता है। मुझे ऐसा लगा जवाब कि डिफरेंस शायद यहाँ आता है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने आप पे रख के सोचें कि अगर आप एक खाला हैं, यानी आपकी बहन की बच्ची या बच्चा, बहुत चांसेस हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि आपकी बहन अपने बच्चों की परवरिश वैसे ही करेगी जैसी आपकी परवरिश हुई है, जैसी आपकी बहन की हुई है, यानी एक ही घराने से आपका ताल्लुक़ है। और इसको अगर आप कंपेयर करें अपने भाई की बीवी से कि आप देखेंगे कि अच्छा मेरे जो भाई की बीवी है वो किसी और फैमिली से आई है, उसकी नॉर्म्स डिफरेंट हैं, उसके बिलीव्स डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट तरीके से तरबियत कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तरबियत गलत हो या सही हो, मगर क्योंकि वो मुख्तलिफ है तो आपको वो तरबियत पसंद नहीं आएगी। मेरा ख्याल है बड़ी आपने बारीक बात की है और इसका ताल्लुक शायद फुप्पो और खाला का जो एक रिश्ते की साख्त है उससे भी बनता है। बिल्कुल कि ससुराल और मैं इसका जो फ़र्क है तफरीक, उसको भी आपको जहन में रखना है। एब्सोल्युटली। तो सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे की तरबियत आप उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से दूसरा कर रहा है या दूसरा किसी और तरीके से तरबियत कर रहा है, मुझे लगता है कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए जवाद, और ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरा बच्चा होगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगी वैसे नहीं करूँगी, बिकॉज हर इंसान, और ये जवाद ही ने मुझे एक बार ये बात कही थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि किसी को भी स्पॉइल्ड ब्रैट या किसी को बिगड़ा हुआ इसलिए नहीं कहना चाहिए कि कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिगड़े। वो अपने वसाइल के हिसाब से, अपनी जो भी उनका घर का सेटअप है, जो माहौल है, उसके हिसाब से, समझ के एतबार से बेहतरीन ही कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल अहम बात यह है कि नाज़रीन कि बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना होगी हम सबको। और तरबियत जब हम बात करते हैं तो अमूमन तासुर मिलता है कि सिर्फ बच्चों को नसीहत कर देना बच्चों की तरबियत को यकीनी बना देता है, लेकिन अब कहा जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा नसीहत से शायद उतना नहीं सीखते जितना वो आपको देखकर आपकी नकल करते हुए सीखते हैं। सो बच्चों की तरबियत करते हुए अपने तौर तरीक़ों, अपने जो ढंग हैं, अंदाज हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखिए, क्योंकि बच्चे बड़े गैर महसूस तरीके से आपसे छोटी छोटी चीज़ें पिक कर रहे होते हैं। एक बहुत से ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद हमारे माहिर शेफ़ लमान मलिक हमें आज की रेसिपी के साथ ज्वाइन करते हैं। सो रौनक इफ्तार में आप हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में रौनक यहाँ पे लग चुकी है क्योंकि चिकन मंचूरियन की एक फरमाइश आई थी जिसको शेफ़ लमान आज करेंगे पूरा। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आज तो लमान आज कल बल्कि धड़ाधड़ फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। भाई देखिए, मैं सोच रहा कि थोड़ा रमज़ान का महीना, थोड़ा सवाब भी कमल, लोगों को खुश भी कर दें। क्या बात है। जो फरमाइशें आप करें और हम उसको कोशिश करते हैं कि उसी दिन, अगले दिन पूरी कर दें, उस दिन पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। मंचूरियन की फरमाइश आई थी और आज हम मंचूरियन की फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी अच्छी सी रेसिपी है और इसको हम खाएंगे राइस के साथ, चूँकि चाइनीज़ आइटम है। और हम लोग इसके साथ जो हमारी चिकन है बेसिकली वो ऑलरेडी डीप फ्राइड होती है। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चिकन को आप मैदा और आपका कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, वाइट पेपर और अंडा एक अदद मिला के उसको अच्छी तरीके से उसमें कर लें और एक बेहतरीन सी इस तरह की कोटिंग। हाँ, मैं चाहूंगी कि आप ये जरूर दिखाएं। इसको हमने डालडा कुकिंग ऑयल में यहाँ फ्राई करके रखा हुआ है, ऑलरेडी बेहतरीन सी कोटिंग तैयार हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको नजर आ रही है तो ये बेहतरीन सी एक कोटिंग तैयार है। सही। और अच्छा शेफ, रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे पास, हर रेस्टोरेंट्स के अंदर, हमारे पास कहीं पे भी जाएं आप, तो तरीकेकार इसका यही है कि आप इसको पहले डीप फ्राई करते हैं। द रीज़न इज़ कि देखें
चिकन को डीप फ्राई करने का मकसद ये होता है कि चिकन की अपनी थोड़ी सी स्मेल होती है जो कि आपको पसंद नहीं होती, और उसको हम जब डीप फ्राई करते हैं तो खत्म हो जाती है। चूंकि ये बिल्कुल ग्रेवी आइटम है, बिल्कुल पानी पानी जैसा आइटम होगा, तो इसको हम बनाने जा रहे हैं आज। ठीक है। थोड़ा सा बनाएंगे पाकिस्तानी टच के साथ, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर लोग जितने भी हैं, अगर आप चाइनीज़ खाने की तरफ जाएं, आपको चाइनीज़ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। एक्चुअल चाइनीज खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन देसी चाइनीज। वैसे हम कौन तेल इस्तेमाल करने जा रहे हैं आज? हम आज डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह सहरी के लिए, अफ्तार के लिए इसका हम करेंगे इस्तेमाल, ताकि सेहत के साथ साथ जायका भी आपको मिले। अराउंड 1 से 2 टेबलस्पून, 1 से 2 खाने के चमचे। ठीक है। और हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक। ठीक है। लहसुन का ये मुझे तकरीबन 1-2 जवे लग रहे हैं, 1 से 2 जवे, बिल्कुल 1 से 2 जवे। ठीक है। और तो थोड़ा सा हम करेंगे पहले ब्राउन। सही है। अच्छा शेफ, जब तक ये ब्राउन हो रहा है, आप ये बताएंगे कि राइस में आपने कुछ ऐड करके पहले से रखा हुआ है? अच्छा, राइस के अंदर हमने सिर्फ राइस को हम लोगों ने सॉल्ट, सोया सॉस, दैट्स इट, और थोड़ी सी हमने वेजीज सौते करके डाल दी इसके अंदर। अच्छा। और वेजिटेबल्स में कौन क्या क्या है? वेजिटेबल हमारे पास शिमला मिर्च है, गाजर है और हरा प्याज है। परफेक्ट। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है। राइस आप चाहें आप प्लेन ऐड कर सकते हैं, आप चाहें एग फ्राइड राइस ऐड कर सकते हैं, आप चाहें वेजिटेबल राइस ले सकते हैं, आप चाहें चिकन फ्राइड राइस ले सकते हैं। जितने राइस, जिस किस्म के राइस आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको हम करेंगे ब्राउन, हल्का सा स्लाइस इसको ब्राउन करना है, इसको हल्का सा ब्राउन करना है। ठीक है, गोल्डन ब्राउन इसको करना है। आप लोग और कॉल कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे चॉप हुई हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें, इसमें बहुत मिर्चें होने वाली लगता है। कॉलेज में करते हैं बिल्कुल ही मिर्चें नहीं होंगी। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं आयशा फ्रॉम कराची। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है और मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी पूछना चाहती हूँ। पिज़्ज़ा की रेसिपी, क्या बात है। कितने दिनों से आज हमारा दिल चाह रहा है कि हम पिज़्ज़ा खाएं, तो हमारे लिए शेफ बनाएंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा। ठीक है जी, पिज़्ज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए पिज़्ज़ा का नाम सुन के लमान के चेहरे पर असल में पिज़्ज़ा का प्रॉब्लम ये है कि पिज़्ज़ा के लिए प्रॉपर ओवन चाहिए। मतलब मैं अगर पतीले में पिज़्ज़ा बनाऊंगा तो मतलब अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मैं अवन का आपके लिए इंतजाम करवा दूं तो फिर आपका वादा है कि आप हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाएंगे? अगर हमारे पास अवन अवेलेबल है तो हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बस अवन का समझा, आप इंतजाम जो है वो हो गया, और शेफ कल नहीं लेकिन इसी हफ्ते बनाएंगे आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा। आप अवन घर से लाएंगी? नहीं, मैं एक मैजिक करूंगी यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर सबसे पहले चॉप गार्लिक ऐड किया, फिर हमने कुटी हुई पिसी हुई हरी मिर्च ऐड करी। ठीक है। और हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। ठीक है। अच्छा शेफ, हमें क्रिकेट की जाने भी जाना होगा, तो स्टॉक ऐड करके अभी आप इसको थोड़ा पकाएंगे या फिर कुछ और भी बताना है? कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा बॉइलिंग के लिए छोड़ देंगे। चलें, जब तक बॉईल हो रहा है। क्रिकेट की तरफ आप नहीं जाइए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। जवाद, क्या रिपोर्ट है? मुझे तो आज लग रहा था कि पिज़्ज़ा की एक्साइटमेंट में आयशा ने क्रिकेट को भुला दिया है। बिल्कुल ऐसे लगा, लेकिन मुझे याद था। आपको याद? मुझे याद था कि आज बड़ा अहम मैच होना चाहिए नाज़रीन। पाकिस्तान और श्रीलंका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त एक अहम मैच, और अहम इसलिए कि दोनों में जो जीतेगा सेमीफाइनल तक उसको रसाई मिलेगी। कार्डिफ में मैच जारी है। पाकिस्तान ने आज टॉस जीता और ये फैसला किया कि वो चेज़ करेगा। अब्दुल गफ्फार, डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार, थोड़ी सी मुझे तशवीश हुई कि कहाँ हमने अंडर 170 7 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट कर लिए थे, और अब कहाँ वो बहरहाल उसको एक मुनासिब टोटल तक ले गया श्रीलंका। बिल्कुल, और चूँकि पाकिस्तान ने आज अपनी जो बैटिंग उसको भी स्ट्रेंथ की है, वहीं मशरफ को लेकर आए शादाब खान की जगह, और अच्छा फैसला था क्योंकि श्रीलंका की टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, और एक बड़ा ब्रेव डिसीजन सरफराज अहमद का बड़े मैच में। नाज़रीन 235 रन श्रीलंका बना चुका है, अभी उनके 9 खिलाड़ी आउट। बिल्कुल। सो ये बहरहाल जो उम्मीद थी उससे बढ़ गया आगे श्रीलंका। बिल्कुल, 167 रन पर 7वीं विकेट गिरी थी जवाद, और उस पर लग ही रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में मुकम्मल तौर पर हावी हो गई है और श्रीलंका के जो बकिया बैट्समैनों को 200 से पहले भी हम आउट कर सकते हैं। लेकिन अब फाइटिंग टोटल श्रीलंका ने कर लिया है, और चूँकि बड़ा मैच है, पाकिस्तान की बैटिंग चेज़ में कितनी प्रॉब्लम फेस करती है हम सबको पता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, कोई बारिश वाला सीन नहीं है आज, और विकेट भी बहुत अच्छा लग रहा है बैटिंग के लिए। इसलिए जब श्रीलंका ने शुरू में रन बनाना शुरू किया तो मेरा भी ये ख्याल था कि पाकिस्तान ने जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, शायद कुछ गलती तो नहीं होगी, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा लग रहा है बैटिंग के लिए। लेकिन जो मैंने पढ़ा किया पाकिस्तान ने मिडिल ओवर में, लिखा था कि दोनों ही कप्तान की ये ख्वाहिश रखते थे कि अगर टॉस जीतेंगे तो चेज करने को तरजीह देंगे। ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से गालिबन नहीं, आज ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन अब ये कुछ अरसे से लीग्स वगैरह की वजह से, जैसे PSL में हम देखते थे, IPL में भी ये हुआ कि अब कप्तान प्रेफर करते हैं चेज को। उन्हें पता हो कि क्या निजाम लेके चल रहा है। जवाब के जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो इतना खास रहा नहीं, तो टीमें अब देखती हैं कि पहले स्कोर करते हुए अगर हम
शायद एनालाइज ना कर सके कि हमें किस पेस पे चलना है। सेकंड बैटिंग में आपके पास ये क्वेश्चन होता है कि आप 320 भी कर रहे हैं तो आपके पास टारगेट है, आप प्लान कर सकते हो उस चेस को। तो अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है एक क्रिकेट का कि हम चेस करने की तरफ जाना है। पाकिस्तान ने रन 167 रन के लिहाज से तो ज़्यादा कंसीड कर दिए हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने जितना भी कंटेन 235 पर 9 आउट है। पाकिस्तान अगर 250 के अंदर भी श्रीलंका को रोकता है तो एक अच्छा बॉलिंग एफर्ट ओवरऑल और ये करना ही चाहिए पाकिस्तान को। लमान आपको वैसे तशवीश हो रही है? सवाल मेरा आज आपसे ये है, 237 का टारगेट श्रीलंका ने पाकिस्तान को दे दिया है। मेरे हिसाब से ये बड़ा रीजनेबल टारगेट है, आज इनको अचीव कर लेना चाहिए। वैसे पाकिस्तान को कर लेगा, मुझे उम्मीद है। बट कीपिंग इन व्यू कि 167 पे हमने 167 पे 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था, 236। बट तो आपके ख्याल से बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है? ये तो हमें अब्दुल गफ्फार करेक्ट करेंगे। देखिए अच्छा बैटिंग विकेट लग रहा है, जैसे कि इस पर ट्रेंड चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बड़े स्कोर हुए हैं। पाकिस्तान ने अच्छा कंटेन किया था और फिर विकेट्स भी लिए। 167 पे जो 7 आउट थे वो बड़ा किलर ब्लो था, जो कि आमिर जुनैद को सरफराज वापस लेकर आए। उन दोनों ने एक ही स्पेल में ऊपर नीचे 3-4 विकेटें गिराई, लेकिन हमने फिर थोड़ा रन कंसीड कर दिए तो श्रीलंका को मैच में वापस आने का बहरहाल मौका मिला है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है कि पिच जो है वो थोड़ी थोड़ी होती है एबनॉर्मल थोड़ा यूज़ होने के बाद। जैसे अगर आप बैटिंग पिच है, स्टार्ट क्रिकेट हो गया, आप खेलना शुरू हो गए, नेक्स्ट इनिंग के अंदर थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है जब नुमान, लेकिन वो हमेशा ज़्यादा फर्क पड़ता है डे नाइट मैचेस के अंदर। जब आप गेंद स्विंग करता है, ये चूंकि डे मैच है, ओवर का कंडीशन नहीं है, बारिश का कोई इम्कान नहीं, तो श्रीलंका का बॉलिंग अटैक भी ऑब्वियसली यहाँ साउथ अफ्रीका होता तो शायद ज़्यादा डरते कि उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं। श्रीलंका का पेस बॉलिंग अटैक है, उनके पास स्पिनर्स भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक रीजनेबल टोटल मिला है चेस करने के लिए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को लेकिन स्टिल डूएबल है, अचीवेबल बिल्कुल है। और पाकिस्तान को सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए टॉप पर, 70 से 80 रन की पार्टनरशिप जो सिर्फ आपको ओपनिंग स्टैंड अगर आपको मिल जाए तो पाकिस्तान ये चेस कर सकता है। हमने आज स्लो ओवर रेट का क्या हमें जुर्माना वगैरह होगा, क्योंकि आज बज़ाहिर तो इनिंग्स लेट खत्म हुई। देखिए जुर्माना मुझे जो लग रहा है क्योंकि 6-20 पर, लेकिन चूंकि हमने 1 ओवर पहले तकरीबन मैच खत्म किया, तो अगर आईसीसी ने इसका, क्योंकि सरफराज नए कैप्टन हैं, इनका कोई लास्ट 6 या 1 ईयर में कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को छोटा मोटा फाइन हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बात आगे नहीं जाएगी। ठीक हो गया। अब ज़रा पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पर आइए, आपको कहाँ स्ट्रेंथ्स नज़र आ रही हैं? फ़हीम अशरफ आज उनको मौका दे दिया गया है शादाब खान की जगह, इसके ऊपर क्या आपकी राय है? कितना अच्छा फैसला है ये? अच्छा फैसला है, क्योंकि श्रीलंका का जो बैटिंग अटैक था उसको मद्देनजर रखा है महकमे सरफराज ने कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं ट्रेडिशनली। हमारे पास हफीज़ हैं, हमारे पास इमाद वसीम थे, तो हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन थे। शादाब की जगह फ़हीम अशरफ को खिलाया। बैटिंग ऑर्डर आपकी जो नीचे है वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आप तेज़ रन नहीं करते हैं। फ़हीम अशरफ के आने के बाद जो कहते हैं उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेलकर एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली हैं अपने आप से भी, और हमें भी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो पाकिस्तान के पास ये अच्छा एडवांटेज है कि शादाब भी रीजनेबल खेलते हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ जो कि एक अच्छी रेपुटेशन से आ रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता मैं कहता हूँ ज़रूरत ना पड़े पाकिस्तान टीम को फ़हीम अशरफ को 8वें या 7वें नंबर पर आगे विनिंग रन बनाने हैं, मतलब लेकिन पाकिस्तान के हमारा बैटिंग अटैक अच्छा है। बिल्कुल, आज हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं जो कि फ़हीम की बैटिंग बार अल्लाह करे आज हमारी बैटिंग अटैकिंग हो, रिवायत की तरह डिप्रेसिंग ना हो, खुदा ना खास्ता। आपकी रेसिपी कहाँ पहुंची लमान? जी हमारी रेसिपी देखें, चूँकि चाइनीज़ खाना जो है ना वो मेरे हिसाब से 7 से 8 मिनट बन जाता है, क्योंकि क्रिकेट भी चल रही है और बहुत सारी बातें भी चल रही हैं, तो 7 से 8 मिनट नहीं लगेंगे, तो ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, प्रेप करा हुआ है आपने तो फिर फ़ौरन बन जाएगा। सर जी हम इसमें बैट करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ चिकन स्टॉक ऐड किया था। अब इसमें ऐड करेंगे केचप। केचप, कोई सी भी केचप ऐड कर सकते हैं, मतलब चिली गार्लिक सॉस हो या केचप हो, कुछ आप भी कोई सी भी केचप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल हो। ओके, ये हमने और ऐड इसको कर दी। अच्छी तरह से स्टर करेंगे। ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। चिकन को डीप फ्राई करके डालने का मकसद ये भी होता है कि जब आप उसको स्टॉक में हल्का सा बॉईल करते हैं तो ये इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, जब आप खाएंगे आपको खुद ही पता चलेगा। लेकिन अगर चिकन पे कोटिंग नहीं हुई, जैसे कि आपने रॉ मीट इस्तेमाल किया, उसको डायरेक्ट होते ऐड कर दिया, तो चिकन अपनी ही फॉर्म में होगी, उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं आएगी। ओके ओके, अगर आप चाहते हैं च्युइंगम जैसी चिकन ना हो तो उसको ज़रूर डीप फ्राई कीजिएगा। कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से अंबर बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अंबर, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है और आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ। और प्लीज़ मुझे भी अच्छा सा ड्रेस गिफ्ट कर दें। ठीक है, चलें, आपका जो नाम है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है और जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो हमको ज़रूर बताएंगे। कोई फरमाइश करना चाहेंगी शेफ से? गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट चाहिए, कोई फरमाइश नहीं करे, फरमाइश भी कर मेरे पास देखें, मेरे पास गिफ्ट नहीं है, मेरे पास सिर्फ रेसिपीज। हाँ, रेसिपीज के गिफ्ट ये आपको दे सकते हैं, तो कोई फरमाइश करना चाहेंगी?
चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। एंड यहाँ पर हमने केचप ऐड कर दी है और थोड़ा सा उसको सिमर करेंगे। ठीक है, सिमर मतलब थोड़ी सी हल्की आग पे इसको पकाएंगे। ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से आप अगर आपके पास टाइम हो और आपके पास ब्रेक का सिलसिला ना हो तो आप इसको पकाएं तेज आंच के ऊपर। जैसे ही बॉयल आए केचप ऐड करें, उसमें बॉयल आए कॉर्नफ्लोर ऐड करें, सीजनिंग ऐड करें। ठीक है, चाइनीज आउट। चाइनीज आउट, ठीक है। अच्छा ये बताएं शेफ कि चाइनीज़ बना के अब जैसे हम अफ्तार के बाद अगर चाइनीज़ बनाना स्टार्ट करें वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बना के रख देंगे वो समोसे और पकौड़े की तरह मुरझा जाएगा। अच्छी बात करी, चाइनीज़ आप फ्रेश खाएं और कोशिश करें कि आप सारा प्रेप कर लें। जैसे मेरे पास पूरा प्रेप हुआ मौजूद है, ठीक है, मुझे सिर्फ इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, सारा प्रेप पहले कर लें, जैसे ही खाना खाने बैठें आप बनाएं और फ्रेश सर्व करते हैं। फ्रेश सर्व करें, फ्रेश उसको खाएं। अच्छा केचप हमने इसमें ऐड कर दी है, तो क्या हम इसमें कोई और सीजनिंग्स भी ऐड करेंगे? सीजनिंग अभी ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, हरी मिर्च के हम सारे बीज निकाल लेंगे। सारे बीज निकालने के बाद क्योंकि हम इसको स्पाइसी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्च ऐड की हुई है। अच्छा ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हरी मिर्च का फ्लेवर भी आ जाएगा और बेइंतहा मिर्चें भी नहीं होंगी। बिल्कुल सही बोला तो आपने। बीज लाजमी, इसके बीज आउट किए हम लोगों ने और इसको हमने बिल्कुल गोल गोल स्लाइसेस में इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है, और ये बीज हमने हटा ये निकाल दिए बीज हमने। सही, हमने थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। रेड ग्रीन। सही। अच्छा शेफ मैंने देखा है अक्सर साबुत वो लाल मिर्च भी ऐड करते हैं लोग, वो भी आप अगर चाहें तो साबुत लाल मिर्च ऐड करने से पहले जिस तरह मैंने तेल में गार्लिक को सौते किया है, आप साबुत लाल मिर्च को थोड़ा सा भून लीजिए और हरी मिर्च हमने ऐड कर दी। हम उसमें ऐड करेंगे सीजनिंग। ठीक है, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ठीक है, हाफ टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे। चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे, चिकन पाउडर ऐड करेंगे, चिकन पाउडर एक चुटकी सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि चिकन को जो हमने बनाया था उसके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी एडेड था। ओके, नमक का ख्याल रखिएगा, नमक कम रखिएगा। केचप में भी एडेड होगा, केचप के अंदर भी बिल्कुल होता है प्रिजर्वेटिव्स। शेफ आपने इसमें कुछ और ऐड करना है? हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हल्की सी इसकी कंसिस्टेंसी पतली है। चलिए तकरीबन। अच्छा जब आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें सबसे पहले तो आपकी आग हो जानी तेज। ठीक है, और बॉयल प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही बॉयल प्रॉपर आ रहा होगा हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरीके से इसको हिला लीजिएगा। सही। अच्छा कॉर्नफ्लोर इसमें हम ऐड करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा क्रिकेट की जानिब, ताकि अच्छा सा हम उसकी समरी भी दे पाएँ और यहाँ पे ये गाढ़ा होता रहेगा। तो चलते हैं जवाद आपकी जानिब। जी हाँ, और हम नाज़रीन जुल्गफ्फार से इजाज़त लेने से कबल बात करते हैं आज पाकिस्तान की जो मुमकिना बैटिंग चैलेंज अगर खुदा ना हो सकता है। तो जुल्गफ्फार कौन सा श्रीलंकन बॉलर है जिससे मोहतात रहना होगा? देखिए श्रीलंका के पास कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, एक ही बड़ा नाम है, वो हम सबको पता है, लसिथ मलिंगा। मलिंगा इज़ अ मैच विनर। अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पर, फिटनेस उनकी इतनी अच्छी नहीं रही और पहले के मुकाबले में वो पुराने जैसे ख़तरनाक बॉलर भी नहीं रहे, लेकिन चूँकि बड़ा मैच है पाकिस्तान को आई थिंक उनसे बचना होगा कि उनके 10 ओवर से हैं, जितने ओवर वो शुरू में कराते हैं पाकिस्तान, उनको विकेट ना दे, क्योंकि वो जेन्युइन विकेट टेकर हैं। अगर पाकिस्तान वहाँ विकेट नहीं देता, स्लो एंड स्टेडी अपनी इनिंग को पेश करता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये मैच इंशाल्लाह जल्दी आसानी से जीत सकता है। इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद और हमारी दुआएं। अब्दुल बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। एक मौसर ब्रेक की जानिब हम जा रहे हैं। वापसी पर शेफ़ लमान अपनी रेसिपी मुकम्मल करेंगे और उसकी सर्विंग आपको हम दिखाएंगे भी। तो एक मुख्तसर ब्रेक है, रौनक इफ्तार का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। क्योंकि जब हम खाएंगे ना जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक फीवर्स। यहाँ पे खाने की खुशबू ने जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा सोचने की सलाहियत को मुतासिर कर दिया, और बोलने की सलाहियत को जो है वो थोड़ा सा कर दिया है कम। इससे पहले कि हम खाने की जानिब दोबारा से जाएं, चिकन मंचूरियन बना रहे हैं शेफ़ लमान मलिक। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब आप खाना बना लेंगे तो उसके बाद आपको अपने हाथ धोने हैं लाइफ बॉय से, क्योंकि नया लाइफ बॉय सिल्वर अब जरासीम को और भी ज़्यादा सही तरीके से मारता है। चलते हैं चिकन मंचूरियन की जानिब। जी शेफ़, ये जरासीम को मारना क्या होता है? जरासीम को मारना मतलब जरासीम को ख़त्म करना। जी आप क्या करना चाहेंगे जरासीम के साथ? क्योंकि मैं थोड़ा सा पीसफुल आदमी, ये मार दाड़ मुझे समझ नहीं आता। ओके, प्यार से मारेंगे आप उनको, ठीक है। आप हाथ धो लें, आप ये कहते हैं कि जरासीम खत्म। बिल्कुल, जरासीम का सफाया। जरासीम का सफाया, ठीक है जी। हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, जैसे ही बॉयल आया इसको हम करेंगे अब डिश आउट। हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि छुप के डाली हो। जो मैंने बताया एग्जैक्टली वही है इसके अंदर, और इसको हम करने जा रहे हैं सर्व। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो गौर से देखने वाली है कि बहुत ज़्यादा थिन ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। ठीक है, इसको हम इसकी कंसिस्टेंसी का बाकी सही ख्याल रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा थिक और थिन का मसला बन सकता है।
अच्छा शेफ, हमने इसमें कोई सब्जी ऐड की है? सिर्फ हमने इसके अंदर ऐड किया है हमने इसमें कोई सब्जी ऐड नहीं की है। ठीक है। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड की है हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें। क्यों आपने सवाल मुझसे क्यों पूछा? मैं जानना चाहती थी कि मंचूरियन में सब्जियां ऐड होती हैं या नहीं होती हैं। मंचूरियन में सब्जियां ऐड नहीं होती। मंचूरियन में अगर आप सब्जी ऐड करेंगे तो वो शाशलेक बन जाएगा। ठीक है। शाशलेक और मंचूरियन में फ़र्क होता है। ओके। और वो फ़र्क सिर्फ सब्जियों का है? फ़र्क सिर्फ सब्जियों का नहीं है, दो चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। शाशलेक के अंदर थोड़ी सी जो है हम ऐड करते हैं रेड चिली को, फ्राई करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं उसका। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका इतनी बहुत अच्छी सी दिखने वाली रेसिपी तैयार करने का, एंड आई एम श्योर कि वी वुड लव इट। और तो यहाँ हम पे इफ्तार के बाद इस डिश से वही सलूक करना चाहेंगे नाजरीन जो हम हमेशा करते हैं, लाइफ बॉय जरासीम के साथ करता है यानी सफाया इसका। बहुत शुक्रिया लमान, एक इंतहाई अच्छी दिखने वाली और यकीनन खुश जायका रेसिपी। तो नाजरीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रोज़ की तरह आज भी हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है गुफ्तगू करने के लिए जो अपने तईं अपनी तंजीम के हमरा माशरे के अमूमी सुधार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी तंजीम जो काम कर रही है ये अमूमी सुधार से कुछ ज़्यादा है। ये खुसूसन बच्चों की तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं। द सिटीज़न फाउंडेशन के जनरल मैनेजर हैं इसफंदियार इनायत साहब, आज हमें बात करने के लिए ज्वाइन करें। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप इस नाम के बारे में हमें बताइए। इस नाम से तासुर ये मिलता है कि शहरी ही सब कुछ हैं, द सिटीज़न फाउंडेशन। जी, द सिटीज़न फाउंडेशन बेसिकली बनाया ये था कि तालीम के लिए काम हो रहा है और ये इसका उड़ना बिछोड़ना जो है उसका सिर्फ तालीम से ताल्लुक़ है। तो हम स्कूल बनाते हैं और उसमें बच्चों को जो है वो इनरोल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ाएं। और सिटीज़न फाउंडेशन नाम इसलिए पड़ा था कि ये पाकिस्तान का मसला है और इसे पाकिस्तानियों को जो है वो हल करना चाहिए। तो हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो हैं वो तालीम के मसले को सब मिलकर हल करेंगे। सर, आपकी इस सिटीजन्स फाउंडेशन में से जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो ये बात कहते हुए मुझे फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि वो बहुत अच्छे मुकाम पे जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस क्लास तक आप लोगों के स्कूल? जी, हमारी पढ़ाई जो है वो KG से मैट्रिक तक है और अभी हमने इंटरमीडिएट जो है पायलट कराची में भी शुरू भी किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। लेकिन हम हाथ जो है वो यहाँ तक छोड़ते नहीं हैं। हम जो है वो मैट्रिक कराने के बाद जो है वो बच्चों को इंटरमीडिएट के लिए वजीफ़ा भी देते हैं और हमारे तकरीबन 85% बच्चे जो हैं इंटरमीडिएट करते हैं। और उसके बाद जो बच्चे फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो उनको जो है यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल होने के लिए उसकी प्रिपरेशन भी कराई जाती है। और यही वजह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे बच्चे IBA में, लम्स में, NED, डॉ एंड यू नेम ऑल टॉप टियर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है वो माशाल्लाह। आपकी जो TCF के तहत चलने वाले स्कूल हैं पाकिस्तान भर में मौजूद हैं ये? जी, एक्सट्रीम नॉर्थ चले जाएं तो बटल बटराम, साउथ में KT बंदर, वेस्ट में गवादर एंड ईस्ट में वाघा बॉर्डर एंड ऑल इन बिटवीन। तो हमारे खैबर तक कराची जिसे कहते हैं आपकी पहुंच है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ है, क्या है? इसलिए क्योंकि अगर ये फंडेड है तो आई एम श्योर कि पैसों का आप बताना चाहेंगे कि जी कौन कौन लोग ले सकते हैं, मेरिट का बताना चाहेंगे। चलने वाला खैराती फलाही जी, हम जो है वो डोनेशंस पे चलते हैं उस पर। और पहले मैं आपके उसका सवाल का जवाब दे देता हूँ कि एडमिशन का क्राइटेरिया बहुत आसान सा है। आप छोटी जमात KG 1 में तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। कोई एथनिसिटी, किसी किस्म की कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है। सिर्फ जो बच्चा पाकिस्तानी हो और स्कूल में आता है तो हम उसे एडमिशन देते हैं। बड़ी जमातों में टेस्ट होता है, ज़ाहिर बात है 4वीं, 5वीं, 8वीं, 9वीं में अगर आता है तो उसको पहले टेस्ट पास करना पड़ता है और टेस्ट पास करता है तो उसे जो है वो हम जगह दे देते हैं। फिर हमें ये भी बताइएगा इसमें यार साहब कि ज़ाहिर बात है तालीम के शोबे का आप लोगों ने इंतखाब किया है, तो अमूमी हालत इस वक्त है क्या? आप लोग खैबर तक कराची, आप लोगों के तो स्कूल्स हैं, बट अभी हम ज़रूरत से कितना पीछे हैं स्कूलों की तादाद के हवाले से? ज़रूरत से हम अभी भी पीछे हैं और बहुत पीछे। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी नाविज़ कर देनी चाहिए तो वो इसमें कोई मुबालगा नहीं। हर 10वां बच्चा पूरी दुनिया के अंदर जो स्कूल नहीं जाता, पूरी दुनिया में उसका ताल्लुक पाकिस्तान से। Every 10th child who is not going to school is from Pakistan। दुनिया में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की दूसरी बड़ी तादाद पाकिस्तान में। पहला नंबर नाइजीरिया का है, उसमें अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं खुशी नहीं होती लेकिन बहुत बड़ा के साथ कि दूसरा नंबर। दिल दुखाने वाले हकाइक का बता रहे हैं कि दुनिया भर में हमारा नंबर दूसरा है और वो भी इस चीज़ में, तो वाकई एक जो है वो अफसोसनाक बात ही है। और जब आप
सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तालीमी इमरजेंसी, उसकी शक्ल क्या होगी, इस इमरजेंसी में क्या होगा? देखिए, मैं एक और इसमें स्टैट ऐड करूँ कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा। 2.5 करोड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की आबादी नहीं है। एक कॉन्टिनेंट है जिसकी आबादी नहीं है, और इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। तो एक बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है उस हवाले से। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी की, तो उसमें ये कि कंसर्टेड एफर्ट गवर्नमेंट का भी और सिविल सोसाइटी का एक साथ होना, एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, और ये एतराफ़ करना कि हाँ इमरजेंसी है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, और इमरजेंसी से मुराद जारी बात आपकी ये भी है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो इस वक्त इस शोबे के ऊपर कर देनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो मेरे ख्याल से उस पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तालीम एक दफ़ा दे देते हैं तो आपको जो है वो आगे दूसरी चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी इकॉनमी के अगर तरक्की उसकी देखनी हो कि या उसका देखना हो गाइडिंग प्रिंसिपल के या आगे कितना जाएगी, तो 2 फैक्टर्स देखे जाते हैं। एक तो ये कि जो वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है उस मुल्क में, और एफिशिएंसी उस मुल्क की वर्किंग पॉपुलेशन की कैसी है, और ये चीज़ जो है सिर्फ एफिशिएंसी तालीम से आ सकती है, और इसके ऊपर हमारी यकीनी तौर पर तवज्जो भी होनी चाहिए। हमें ये भी बताइए इसमें यार साहब, अब स्कूल बनाना, तो कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने स्कूल यहाँ बनाना है? जारी बात है, अहम है कि बच्चों की रसाई हो, एक ऐसे इलाके में हो जहाँ बिल्कुल ही तालीम के हवाले से कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो आपके आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि इस इलाके में स्कूल ज़रूरत कहाँ है? देखिए, उसमें जो नॉर्मली हम लोग इस तरह से करते हैं कि हम लोग क्लस्टर्स में स्कूल बनाते हैं। तो कोई किसी भी जगह अगर स्कूल बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ ये ज़रूरी देखनी होती है कि यहाँ क्या 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी चल सकते हैं, क्या इतनी आबादी है इस इलाके में। दूसरा, क्या इस इलाके में कोई और स्कूल मौजूद है कि नहीं। हम ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ उन्हीं इलाकों में बनाएं जहाँ कोई स्कूल नहीं है। देही और शहरी इलाकों में भी आपकी तरजीह होती है कि कहाँ जाए? नहीं, देही शहरी की कोई शहरी की कोई तरजीह नहीं है, या देही में भी बन सकते हैं और शहरी में। तो हमारे अर्बन रूरल दोनों, अर्बन स्लम्स में है और रूरल जहाँ पे स्कूल नहीं है या गैर फाल स्कूल हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल नहीं। सर, आपसे हम ये मज़ीद भी जानेंगे कि कितनी फंडिंग इस वक्त आपको मिल रही है, काफ़ी है, नहीं है, जितने भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको मज़ीद कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में हमारे साथ मौजूद हैं GM ऑफ TCF फाउंडेशन। और अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इनको डोनेशंस मिलते हैं और क्या इनके फ्यूचर गोल्स हैं। सर, आपने अब एक बहुत ही खूबसूरत बात की कि ज़कात से लोग ये समझते हैं कि अगर आपने ज़कात का पैसा किसी को दिया और किसी गरीब को खाना खिला दिया और आपको खुशी मिल गई, दैट इज़ ज़कात। क्यों हम ये नहीं सोच पाते कि ये ज़कात अगर किसी की तालीम के लिए दी जाए तो एक ज़्यादा बड़े पैमाने पे एक अच्छी चीज़ हासिल होगी हमें? जी बिल्कुल, ज़कात तालीम पे जो है वो सदका जारिया है, और उसका सबूत अब इस तरह से हमारे पास है कि हमारे बच्चे अब जो मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट इदारे भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो अब वो बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि ना सिर्फ अपनी फैमिली की कफ़ालत कर सकें, बल्कि वो जो है वो आगे अब दूसरों की मदद करते हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी नॉन प्रॉफिट NGOs छोटी उन्होंने अब स्टार्ट की हैं, जहाँ पे वो आगे दूसरे लोगों की जो है वो मदद करना चाहते हैं। तो तालीम अगर जितनी ज़्यादा फैलेगी पाकिस्तान में, तो उतना ज़्यादा सिक्योर्ड और उतना ज़्यादा प्रॉस्परस पाकिस्तान मिलेगा। तो ज़कात का अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को इल्म नहीं है, लेकिन हमारे पास शरिया कंप्लाइंट पूरे प्रोसेसेस मौजूद हैं, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा मुस्तहक है ज़कात के लिए उस तक पैसा जाए, और उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। तो लेकिन ये है कि लोगों को बस दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात तालीम के लिए दें, ताकि वो लोग आगे और लोगों को ज़कात दे सकें जब वो इस काबिल हों। तो आपका अपना ये जो एक ऑपरेशन नेटवर्क है, स्कूलों की तादाद जी, उसको बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट फिर यही समझा जाए कि माली वसाइल ना होना? हमारी मेजर जो मेरे ख्याल से हिंड्रेंस अगर है आगे मज़ीद बढ़ने की, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचने की, वो ये है कि हमारे पास फंडिंग लिमिटेशन है, हमारे पास फंड्स नहीं। नंबर 1 रीज़न, हमारे पास मैनेजमेंट कैपेसिटी है। हम जहाँ 1441 स्कूल चला रहे हैं, वहाँ हम 5000 स्कूल या 10,000 स्कूल भी चला सकते हैं,
अगर हमें माली इमदाद हुकूमत से या प्राइवेट जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनसे मिले। हुकूमत का आपने खुद जिक्र कर दिया है, सो हुकूमत का ताउन किस कदर आप शामिल हाल रहता है, ज़रा पर्दा तो उठाइए इससे। अच्छा, अभी हमारा जो है वो अभी रिसेंटली हमने 270 स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट के अडॉप्ट किए हैं। तो आपने गवर्नमेंट के स्कूल्स को अडॉप्ट? जी, हम लोगों ने 270 गवर्नमेंट स्कूल किए हैं अडॉप्ट, और वी आर इन नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट कि हमें और स्कूल जो है मजीद दें, लेकिन उसके साथ पैसे भी पूरे दें ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। अच्छा सर, डिफरेंट किस्म के स्कूल्स हैं जो कि फंडिंग पे चलते हैं, लेकिन जब भी मैंने TCF के बारे में कोई भी बात सुनी है तो मैंने हमेशा ये सुना है कि क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आप ये ज़रूर देखते हैं कि जी अब से आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद वो बच्चा किसी काबिल हो, तो किस तरह से क्वालिटी को, क्या क्राइटेरिया क्या है आपका? देखिए, ये जब 95 में जब कॉन्सेप्ट इसका हम लोगों ने वो किया था, तो उस वक्त सबसे पहली चीज़ थी कि ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं होगा। सही। तो आप TCF के किसी भी स्कूल में चले जाएं, उधर आपको प्लेग्राउंड मिलेगा, उधर लैब होगी, कंप्यूटर लैब मिलेगी, साइंस लैब्स मिलेंगी आपको जो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए वो आपको TCF स्कूल में मिलती है, ताकि एक जो स्कूल जाने की जो मोटिवेशन है वो बच्चे में रहे। दूसरी चीज़ ये थी कि कोई भी बच्चा इस वजह से वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता। को कि हम 10 रुपये 20 रुपये चार्ज करते हैं, और उसके की फ़लसफ़ा ये है कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजबूर ना हो, एक और जो है वो कमिटमेंट आदमी की आती है उसके साथ, तो वो हमने साथ उसके रखा हुआ है। तीसरा ये कि हमारी ऑल फीमेल फैकल्टी, तो हमारे 12,000 टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं, 100% फीमेल्स हैं। उससे जो है पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं अपने बच्चों को भेजने का, और यही वजह है कि हम 50% फीमेल फैकल्टी जो है फीमेल इनरोलमेंट जो है वो रखने में कामयाब। तलबा हमारी तालिबात की जो तनासुब आपने बरकरार रखा है। जी, वो हमारा 50% है, और वो सिर्फ इस वजह से कि हमने सिक्योर्ड एनवायरनमेंट जो है वो पेरेंट्स को प्रोवाइड किया हुआ है। असातिज़ा की तरबियत के लिए भी आप लोग खास कोई तमाम तवज्जो? जी, एक तो प्री सर्विस ट्रेनिंग तो होती ही होती है, फिर हमारी 100 घंटे की इन सर्विस ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी लाजमी है। तो कोई भी टीचर जो है वो उससे प्रोसेस से गुजरे बगैर आगे नहीं जा सकती। तो 100 आवर्स एवरी ईयर जो है वो ट्रेनिंग होती है, और इसके अलावा जो है स्टाफ डेवलपमेंट डेज जो हैं वो स्कूल के अंदर वो भी हम साथ साथ। और एक जी आप जैसे हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि जब हम डिफरेंस देखते हैं एक अच्छे स्कूल में और जिसको हम कहते हैं कि एक, जैसे हमने बात की कि गरीब के लिए गरीब स्कूल में, तो टीचर्स की जो बिहेवियर है बच्चों के साथ वो ऐसा होता है कि मारना नहीं है, बहुत शफकत के साथ पढ़ाना। इस पे सख्ती से हमारे यहाँ जो है वो अमल होता है, और टीचर्स को बहुत सख्ती से जब इंडक्ट किया जाता है इस बात पे बहुत बताया जाता है, और ट्रेनिंग्स में भी जो है पेडागोजिकल स्किल्स जब सिखाए जा रहे थे कि ये हाथ नहीं उठाना है किसी भी प्यार से जो है। मैं जो गवर्नमेंट स्कूल का बात कर रहा था, गवर्नमेंट स्कूल में जब हमने टेक ओवर किया था तो किसी बच्चे के पास जाते थे कि सर पे हाथ रखने के थपकी लेने, तो एकदम से वो याद है कि शायद अभी मारने के लिए मुझे आ रहा है। तो और ये उन तमाम हुकूमती नारों के बावजूद है कि मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। हमें ये भी बताइए, करियर काउंसलिंग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस आ रही है, चाहे टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों या उनके फिर माँ बाप हों? हमारे 100% बच्चों की जो है जो मैट्रिक करते हैं उनकी करियर काउंसलिंग होती है। और उन बच्चों को जो है वो डिफरेंट करियर्स के बारे में जो है वो बताया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एक अलमनाई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्पेशली बनाया है, जिसका काम ही सिर्फ ये होता है कि जब वो मैट्रिक करके निकलते हैं तो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या मौक़े जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त, और क्या क्या ऑप्शन जो हैं वो जिनके लिए वो जा सकते हैं। हम चाहेंगे आप हमें भी बताएं कौन कौन से मौके मौजूद हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब भी वो ज़माना है कि जी डॉक्टर, इंजीनियर या वाकई और मौके भी कुछ बच्चे ऑप्ट करते हैं और सक्सेसफुली हमारा एक रहबर प्रोग्राम होता है, और उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा रहबर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि वो 8वीं 9वीं जमात के बच्चों के साथ करते हैं। उसमें एज अ मेंटोर डिफरेंट बिजनेस लाइफ से जो है लोग, ख़वातीन और हजरात आते हैं, और वो बच्चों के साथ जो 7 सैटरडेज़ गुजारते हैं। और उसमें एक सोच से तकदीर का मॉडल है कि जो भी आप सोचते हैं वो बाद में हरकत में तब्दील होती है, और वो हरकत जब बार बार होती है तो वो आपकी आदत बन जाती है, और आपकी जो वो आदत है वो आपका किरदार बनाती है, और आपका जो किरदार है वो आपकी तकदीर बनाती है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज यू माइट जस्ट गेट इट। तो ये मत सोचो कि हर एक सोच ही तो है, लेकिन एक मुस्बत सोच होगी तो एक मुस्बत तकदीर बनाओगे तुम, मनफी सोच होगी तो एक मनफी तकदीर बनाओगे। और ये माइलस्टोन्स हैं 7 सैटरडेज में बच्चों के साथ किए जाते हैं, जिससे बच्चों की सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा, और उसी के अंदर जो है वो कई ख्वाब, कई चीज़ जो है वो आगे बढ़ने की
जज्बात उसके बढ़ते हैं। मेरा एक मेंटोर था जिसके साथ मैं कर रहा था, तो उसने 3 साल बाद मिला और मुझसे उसने कहा, कहता सर मुझे एक बात आपकी जो है ना कभी नहीं बोली, तो मैं मजलूम नहीं हूँ, मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और अभी हम ये बात भी कर रहे थे जवाद कि अगर आप ज़कात के तौर पे अगर आप किसी को खाना खिलाएं तो आपको शायद ये अच्छा महसूस हो कि जी मैं साल के सारे दिन मैं उसको खाना खिलाता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। आप ये नहीं सोचेंगे कि कल को वो एक ऐसा इंसान बन सकता है तालीम के थ्रू जो कि दूसरों को शायद ज़कात दे पाए। तो आई थिंक सर ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपने बात की है। और यही हम बात कर रहे थे डॉक्टर इंजीनियर से निकल के और क्या क्या बनते हैं वो बच्चे। और आपको किस उम्र के हिस्से में आपको लगता है करियर काउंसलिंग का आगाज़ होना चाहिए? देखिए वैसे तो बहुत शुरू में ही जो है वो चीज़ों के बारे में जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और वो हम स्कूल में जो है मुख्तलिफ हमारे समर कैंप्स वगैरह होते हैं, उसमें भी बच्चों की तरबियत के ऊपर जो है हम, क्योंकि तालीम के साथ साथ तरबियत पे बहुत ज़ोर होता है। ठीक है। तो ये समर कैंप्स जो होते हैं और ये रेबर प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत तरबियत फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं ये। और इसके अलावा हमने अपनी खुद किताबें डेवलप की। आई एम नॉट ट्राइंग टू बीट आवर ओन ड्रम्स, बट आई थिंक वी हैव डेवलप्ड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन सोशल स्टडीज इन पाकिस्तान। लेकिन निसाब वगैरह और बुक्स वगैरह आप लोग खुद उनको डेवलप बनाइए। करिकुलम आपका अपना होता है? करिकुलम हम नेशनल फॉलो करते हैं। ओके। करिकुलम का आप इस तरह कर लें कि करिकुलम गोल्स होते हैं, ठीक है, और सिलेबस जो है वो टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप करिकुलम के गोल्स अचीव करते हैं। हमने अपनी किताबें की, मैं सोशल स्टडीज़ में समझता हूँ हमने बहुत अच्छी किताबें डेवलप की हैं। एंड आपके तवज्जो से मैं गवर्नमेंट को भी ऑफर करते हैं कि माशरती उलूम की किताब आप अगर हम बगैर किसी रॉयल्टी के आप सिर्फ अगर आप हमारी किताबें छापना चाहें तो मोर देन वेलकम। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मैसेज था सर। हमारे पास बिल्कुल जाने का टाइम हो बहुत चुका है। शुक्रिया इस्फंदियार साहब, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आई थिंक कि एक इंस्पिरेशन ही हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, ना सिर्फ अपने डोनेशंस के थ्रू, ज़कात के थ्रू, बल्कि ये समझना कि ऐसे स्कूल्स भी हैं जो ना सिर्फ आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे बल्कि एक अच्छी पर्सनालिटी भी देंगे, जिसकी आई थिंक हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। TCF फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूल ज़रूर अपने जहन में रखिए। जी आप क्विकली कुछ ऐड करें। कहना चाहूँगा कि 1250 रुपये में एक बच्चा जो है स्कूल में रखा जा सकता है। 30 आप उसका महाना उसकी 1250 रुपये आपको तो याद अब आप नाज़रीन अपने जब ज़कात के पैसे अलहदा करें, खैरात करना चाहें, फलाही काम में अपना कुछ माल लगाना चाहें, तो उन बच्चों के हवाले से जो खुसूसन TCF में ज़ेर तालीम है ज़रूर ख्याल रखिए। हमें बताया इस्फंदियार साहब ने ज़्यादा नहीं 1250 रुपये माहाना से आप ये नेक काम कर सकते हैं। एक ब्रेक की जानिब हमें जाना है। इस दौरान लाहौर इस्लामाबाद में बसने वाले अपने वक्त मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करेंगे। हम इस ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उलमा कराम के साथ, और आज बच्चों की ही तरबियत के हवाले से हम खुसूसन उनसे रहनुमाई लेंगे, गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। इससे पहले कि हम हमारे मौजू के जाने बाय और उलमा कराम से सवालात और जवाबात का सिलसिला करें स्टार्ट, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि रमज़ान में हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने की असल रूह ये भी है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों के साथ कोई एक छोटी सी नेकी बेशक करें, क्योंकि कुछ नहीं पता आपकी एक छोटी सी नेकी इबादत का रूप भी इख्तियार कर सकती है। और ये पैगाम है हमारा आपके लिए सर्फ एक्सेल की जानिब से। और अब चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। आज का मौजू नाज़रीन हमने बच्चों की तरबियत के हवाले से रखा है, लेकिन आज यानी 16 रमज़ानुल मुबारक इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई अहम तरीन दिन भी है, अहम तरीन अय्याम में से एक है, और वो इस हवाले से कि आज फ़तह मक्का का दिन भी है। सो हम इफ्तार से कबल चाहेंगे कि हम फ़तह मक्का के हवाले से उलमा से गुफ्तगू करें कि हमारे आपके इल्म में इस हवाले से कुछ इजाफा हो। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, फ़तह मक्का जब हम इस्लामी तारीख़ में देखते हैं तो ये कितना एक अहम और अहद साज दिन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ी एतबार से भी बहुत अहम है और अखलाक़ी एतबार से भी बहुत अहम है। तारीख़ी एतबार से तो इसलिए अहम है कि ये गोया मुसलमानों को वो दौर मग़लूबियत ख़त्म होता है और अब वो मुसलमान जो हैं उनका पल्ला भारी सियासी एतबार से, और वो इस रविश पे वो आ जाती है, गोया वो बिल्कुल नया सफ़ा जैसे चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। और ज़ाहिर है कि फ़तह जो होती है वो कामयाबी की अलामत है। लेकिन अखलाक़ी एतबार से मैं इसलिए ज़्यादा इसको अहमियत समझ देता हूँ कि इंसान पर ज़िंदगी में 2 औक़ात आते हैं हमेशा। कभी तो वो अपने मकसद में कामयाब होता है और कभी नाकाम होता है। इन दोनों मौक़ों पर हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है, ये दोनों मौक़े बहुत अहम हैं।
रहमतों में तकलीफ़ों में तो जो मक्के की ज़िंदगी आपकी गुजरी है 13 साल, वो बहुत क़यामत की तकलीफ़ें बर्दाश्त की आपने। फरमाया आपने कि किसी नबी पर इतनी मुसीबतें नहीं डाली गई जितनी मुसीबतें मुझ पर तोड़ी गई, इतनी तकलीफ़ें उठाई आप। तो वो तो आप हम देखते हैं। अब जो ये फ़तेह मक्का जो आज से होता है, ये नया दौर, अब एक फ़ातह की वजह से आप शामिल दाखिल हो रहे हैं उस शहर में जहाँ आप पर पत्थर बरसाए जाते थे, जहाँ आपको माज़अल्लाह गालियाँ दी जाती थी, हर तरह से आपकी तज़लील और तौहीन की जाती थी, उस शहर जहाँ से आपको जाना पड़ा। और देखिए आपका आलम ये है, तमाम तारीखों में लिखा था कि वेस्टर्न राइटर्स ने भी लिखा कि आप घोड़े पर भी गर्दन जो है वो सजदे में सर रखे हुए हैं। आजिज़ी का आलम ये आलम सज, यानी बजाय कि जो हुकाम दाखिल होते हैं ना फातिहीन की गर्दन अकड़ी होती है, लेकिन जब फातिहा कोई, वैसे भी आप देखिए कोई आदमी कामयाब होता है तो उसकी गर्दन में क्या होता है, लेकिन इतनी बड़ी फतह, पूरे अरब का दिल मक्का, उसमें कब्ज़ा, लेकिन उसके बाद आपका सर जो है झुका हुआ है, सजदे में झुका हुआ है, इनके सारी किसी से कोई एक लफ्ज़ भी आपने सख्त नहीं कहा। यानी अंदाज़ा कीजिए आपकी ये कितनी, उस शहर में जहाँ हर तरफ से आपको तज़लील की जा रही थी, वो सब लोग खड़े में सामने जो मजाक उड़ाते थे, जलील करते थे हर तरह से, मगर आपने किसी एक को भी, बल्कि आपने ये पूछा कि भाई तुम लोग क्या सोचते हो, मैं मेरे बारे में क्या तवक्को रखते हो। अब देखिए ये दुश्मन से क्या पूछवा रहे हैं आप, और सब ने कहा हम आपसे सिवाय खैर के और माफ़ी के और कोई उम्मीद रखते ही नहीं। हमारे साहब आप भी इजाफा करेंगे, पैगाम है क्या फ़तेह मक्का का? जब कोई दाखिल होता है किस ऐसे इलाके में कि जो फ़तह किया हुआ हो तो मिजाज अलग होता है, मगर ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। वो सारे लोग कि जो आका अलैहिस्सलाम जब रास्ते से गुजरना होता था तो चुन चुन के कांटे बिछाया करते थे। वो लोग कि जब अल्लाह के नबी खाना काबा के अंदर नमाज अदा कर रहे होते थे तो ऊँट की औजड़ी डाल दिया करते थे। वो लोग कि जब अल्लाह के नबी गुजर रहे होते थे ताने किसा करते थे, ताने दिया करते थे। जब आप कुरान पढ़ा करते थे वो गीत की बातें किया करते थे। वो सारे लोग आज मौजूद हैं। वो लोग कि जिन्होंने आप पे बेइंतहा जुल्म किए वो सारे लोग मौजूद हैं। अल्लाह के नबी इस शान से मक्के के अंदर इंटर हो रहे हैं कि आपने अपनी ऊँटनी पर ग़ुलाम ज़ादे को बिठाया हुआ, उसामा बिन ज़ैद को। तारीख़ ने कभी ऐसा नहीं देखा हुआ किसी ग़ुलाम को अल्लाह की किसी ने भी इतनी इज़्ज़त दी है, फ़ातिह ने इज़्ज़त दी है। और जब आप खाने काबा की हुदूद के अंदर दाखिल होते हैं, एक जगह पे आप झंडा गाड़ते हैं फ़तेह मक्के का, आप अंदर इन हो रहे खाने काबा को देख रहे हैं, निगाह पड़ रही है, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, लोग अपनी छतों पे खड़े हुए हैं कि आज मोहम्मदियों की तलवारें निकलेंगी, हमारा सर कलम होगा। मगर वो जानते हैं कि ये वो हैं कि जो मोहब्बतें बांटने के लिए आए हैं, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। उनमें से एक उसामा बिन तलहा भी हैं, एक जो बाद में अभी मुसलमान होंगे, अभी तक मुसलमान नहीं हुए। अभी जब आका अलैहिस्सलाम कहते हैं आईना उस्मान बिन तलहा, उस्मान कहाँ हैं, उस्मान रस्ते हुए आ रहे हैं। वो जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह यहाँ से जा रहे थे उन्होंने कहा था कि खाने काबा का दरवाज़ा खोलो, तो मैंने सख्त अल्फाज में उनसे बदतमीज़ी की थी। अभी वो डर रहे हैं कि अब तो हुजूर ने मुझे बुलाया तो अब तो मेरी जो है ना गर्दन कटने वाली है। खौफ की हालत में आए, आप मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। वो कहते हैं उस्मान वो चाबी कहाँ है, चाबी आपकी बारगाह में पेश की जाती है। आप चाबी देखते हो और वहाँ पे उस्मान बिन तलहा को कर देते हैं। उस्मान जब तूने हमसे बदतमीज़ी की थी तो हमने कहा था उस्मान ये चाबी हमारे हाथ में होगी, हम क़यामत तक के लिए तुझे दे देंगे। ए उस्मान हमने तुझे चाबी अता कर दी। ये रसूल का अंदाज़ होता है। वो जितने लोग जो खड़े हुए थे बाआवाज़ बुलंद कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं और दीन इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। और साथ जितनी ही आबादियाँ हैं, जो करीब करीब के गांव हैं, देहात हैं, वो सारे के सारे लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं हुजूर के किरदार से, हुजूर के अमल से, हुजूर के सहाबा के किरदार से। जो अमल की पुख्तगी थी जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई थी, यही मक्का के लोग मदीना जाते थे। यहाँ से जाते थे मुशरिक बन के, वहाँ से आते थे मोहम्मदी बन के। और सर इसी खूबसूरत से वाक़े के साथ हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि तरबियत किस तरह से की जाए बच्चों की। जी हाँ, खुसूसन फ़तेह मक्का का जो अखलाकी पहलू उलमा कराम ने हमारे सामने रखा, सो ये अखलाकियात किस तरह बच्चों के अंदर आ जाएं, रहनुमाई लेंगे उलमा से। इस ब्रेक के बाद वक्त इफ्तार है अब से चंद लम्हों में कराची में अज़ान मगरिब के वक्त, उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जी
वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुरान और हदीस की रोशनी में बच्चों की तरबियत को कितनी अहमियत दी गई है। रहमानी साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारी रहनुमाई करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी तरह हम सब मुसलमान ये जानते हैं कि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो सबसे पहली सूरत जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल पर, उसका जो एक पैगाम था, जो इब्तदाई जो जुमले थे वो ये थे, इक़रा, पढ़िए। तो ये क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें समझाया। अब एक पूरा एक चैप्टर है और वो एक मुकालमा है, कन्वर्सेशन है बाप और बेटा। बाप कौन है? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, जो अपने बेटे से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कुरान हमें तरबियत देता है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम, अगर आप बाप हैं ये ना समझें कि सिर्फ बेटी या माँ की ही जिम्मेदारी, बल्कि बाप की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। सही। या बुनैया अल्फाज देखें कुरान के, इसका मतलब आप उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं, ए मेरे चाँद, या मेरे खूने जिगर, या ए मेरे जान से ज़्यादा प्यारे बच्चे, या बुनैया, ठीक है ना। या बुनैया का अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए हैं कि ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ये बड़ा जुल्म अज़ीम है। फिर अगली आयत में या बुनैया, किसी को देख कर अपने गाल ना फुलाना या किसी को देख के चेहरा नहीं बिगाड़ना। या बुनैया, जब ज़मीन पर चलना, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन में अकड़ के ना चलना, क्यों, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से जो गुरूर करते हैं उनको पसंद नहीं फरमाता। सही। या बुनैया, जब बात करना तो वक़्त फ़ी मशीक सौतिक, अपनी आवाज़ को पस्त रखना। ऊंची आवाज़ गधे की होती, लसौतुल हमीर, ये कुरान के अल्फाज हैं और अल्लाह और इसको पसंद नहीं किया जाता। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें ये बताया कि हमें एक तो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है, उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो देनी है। आज नफ्सियात ये कहती है, जो हमारे नफ्सियात हैं, जो बिल्कुल ख़ास तौर पे जो चिल्ड्रन साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि 5 साल तक बच्चा को दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ता, बल्कि वो अपने माँ बाप को पढ़ता है। सही सही। जब 3 साल के बच्चे की ही तरबियत आप करें, जो कुरान ने हमें मिजाज बताया कि उनको बिठाया बहुत प्यार से, उनको एक एक चीज़ के बारे में आपने बताना शुरू किया, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये वालिद हैं तो इनका ये मर्तबा है, ये चचा हैं तो इनका ये मर्तबा है। जब शुरू से ही उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो देंगे तो ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मिजाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर तरबियत की। उन्होंने अपने बेटे हसन हुसैन को प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर तरबियत की, कि जिन्होंने बचपन से ही, हम एक बहुत मशहूर वाक़या है ना कि 5 और 6 साल के अंदर एक बुज़ुर्ग साहबी को वज़ू का तरीका समझा दिया। ये चीज़ें होती हैं, कुरान भी ये कहता है वही ज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब, ये तरबियत और तालीम। इस ज़माने के अंदर जवाद भाई एक बहुत बड़ा अलमिया ये होता है कि हम तालीम पर तवज्जो देते हैं मगर तरबियत पर तवज्जो नहीं देते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बनता है, ठीक है, MBBS करने के बाद, बी करने के बाद एक अच्छा इंजीनियर बन करता है, आप जो है वकालत की डिग्री लेते हैं, एक अच्छे वकील बन जाते हैं, मगर अच्छे इंसान नहीं बनते। सही। अच्छे इंसान बनने के लिए फिर हमें कुरान और सुन्नत की नुसूस से मदद लेना पड़ेगा। रिजवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छी तरबियत का मतलब क्या है कुरान और हदीस की रोशनी? देखिए, आँखों से दिखाता हूँ आपको मैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 88 साल के, हज़रत इस्माइल सिर्फ 8 साल, सिर्फ 8 साल। और कुरान कहता है कि हज़रत इब्राहीम ने उनको मस्जिद खीफ में बिठाया, अपने बेटे को अपने सामने, और कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या कहते हैं? फंजुर माज़ा तरा, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बताओ तुम्हारा क्या है, तुम देखो तुम्हारा तुम क्या सोचते हो इस तरह। ये देखिए, ये नहीं कहा तैयार हो जाओ होने के लिए, मैं होता तो कहता बस मैंने अल्लाह का हुक्म मुझे मिला है, चलो तैयार हो जाओ होने के लिए। नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि कहा, पहले कहा कि मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। ये है तरबियत का तरीक़ा, ये हुक्म देना नहीं, हुक्म देना, हाँ, हुक्म देना नहीं, बल्कि उसकी फ़िक्र को ज़िंदा करना। तुम बताओ सोच के कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है,
यानी बजाय इसके कि बच्चे पर आप हुक्म नाफिज करें, आप उसके जहन को तरबियत दें कि देखो बेटा ये तुम जो काम कर रहे हो ना इसमें ये नुकसान होगा, बजाय सज़ा देने के। डांटने के जो हमारा पुराना तरीका था ना, चीखना चिल्लाना, वो अहमकाना तरीका है। तरीका ये उसको समझाना, बच्चा बहुत समझता है। ये लोग समझते हैं ना बच्चा क्या समझे, ये बिल्कुल गलत है। नफ्सियात के माहिरीन ने साबित कर दिया है कि बच्चा बहुत समझता है, आपकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा समझता है वो। सही। आप उसे ये कह दें कि ये शीशे का गिलास है, ये तुम ये फिर टूट जाएगा, हमारा पैर जख्मी हो जाएगा, खून निकलेगा उससे। समझता है बच्चा इस बात को। मैंने खुद चेक किया इस बात को कि जब मैंने ये कहा तो बच्चे ने गिलास रख दिया, मेरे तुम्हारे पैर से खून निकलेगा। सही। ये तरीक़ा तरबियत ये है कि बच्चों को बजाय डांटने डपटने के समझाया जाए शुरू से। हाँ, है मुश्किल तरीका ये, सब्र आज़मा है। एक ही बात को 50 दफ़ा समझाना, ये यानी पहले ज़माने में क्या था, डांट था, बस डांट दिया, बच्चा डर गया। अब वो डर तो गया, लेकिन जैसे ही माँ बाप हटे उसने फिर वही काम किया। सर, वक्त किस तरह से दिया जाए बच्चे को, आपसे बिल्कुल जानेंगे। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। जोया कराची से मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह, आई एम सो सॉरी जोया, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं और सवाल कर सकती हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो रबानी साहब हमें ये भी फरमाइए कि औलाद का नाफरमान होना या बेअदब होना, क्या ये लाजमी नतीजा है गलत तरबियत का, या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कहीं कहीं वालिदैन भी इसके ज़िम्मेदार होते हैं, वो अच्छी तरबियत नहीं दे पाते। अगर वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों को ज़हनी फ़िक्री तौर पे बड़ा करें। हमारे ये होता है कि हम ही समझते हैं कि बच्चे की परवरिश ये है कि उसको अच्छा खिलाया जाए और अच्छा पहनाया जाए, मगर जो अहले इल्म होते हैं और अहले बातिन होते हैं वो कहते हैं अच्छा खिलाने के साथ तवज्जो ये दी जाए कि इनके दिमागों के अंदर क्या डाला जाए, इनकी फ़िक्र किस तरह बढ़ाई जाए। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस वाक़े से मिलता है हमें कि उनकी फ़िक्र को बढ़ाया। जब वो फ़िक्र बढ़ गई तो 8 साल का बच्चा 88 साल के बुज़ुर्ग से बात कर रहा है, और वो बातें कर रहा है कि जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मंशा और अल्लाह की मंशा है कि जी ठीक है, जो आप कहते हैं ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। और फिर हमें अपने बच्चों को इसी तरह प्रॉपर टाइम देना। हम इस दौर के अंदर जो बहुत फास्ट है, हम बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट बच्चों को बिगाड़ देता है। हम ये समझते हैं कि बच्चे ज़िद करें, हमने उठा दिया, मोबाइल दे दिया। 4 साल का बच्चा है, उसको मोबाइल दे दिया, उसको गेम खेलने के टाइम नहीं दिया। जहाँ उसने ज़िद की, गेम लगाया। आसाइश और सहूलत तरबियत का मुतबादिल नहीं है। हाँ, ये हमें समझना होगा। किताबें रख देना ये तालीम नहीं है, बल्कि जो किताबों के अंदर हैं वो रूह के अंदर डाल देना, ये तालीम है। हम रूह को नहीं संवार पाते, हम जिस्म को संवार रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म मोटा तो हो जाता है, मगर जो है ना नफ्स उससे कहीं ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम माशरे की ख़राबी का बाइस बन जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनकी तालीम तरबियत पे टाइम दें, तो बच्चे ख़राब नहीं होते। सही फरमा रहे थे डॉक्टर साहब, बच्चे कभी भी ख़राब नहीं होते। बच्चों को हम खुद ख़राब करते हैं, हम झूठ बोलना हम सिखाते हैं, ग़ीबतें हम खुद करते हैं। माएँ जब अपनी सासू की ग़ीबतें बच्चों के सामने करती हैं तो फिर बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त भी नहीं करते। माँ बाप जब बच्चों के सामने लड़ते हैं तो बच्चा ना माँ की इज़्ज़त करता है ना बाप की इज़्ज़त करता है। इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं। बच्चा देख रहा होता है कि जैसे ही बाप गया, माँ ने ग़ीबतें शुरू कर दी ख़ानदान के सारे लोगों की, बाप आया, बाप ने दोस्तों की ग़ीबतें शुरू कर दी। देखिए, बच्चे का जहन कोरा कागज़ है। अब आप उस किताब में लिखते जा रहे हैं, चुगलखोरी की जो आदत हम लोग खुद डाल रहे हैं। बच्चा कोरा कागज़ है, एक ग़ीबत लिख दिया, हसद का अंसर लिख दिया, लड़ाइयाँ लिख दी, नफ़रतें लिख दी। ये तमाम चीज़ें परवरिश पा रही होती है बचपन से। जब वो जवान होता है तो फिर वो तमाम चीज़ें उसमें पुख्ता हो चुकी हैं। आपकी इजाज़त से चूँकि ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, बिल्कुल। अच्छा, बुनियादी तौर पर मुफ्ती साहब जब बात बता रहे हैं, ये हमने इब्तदाई में भी करने की कोशिश की कि बच्चे ग़ालिबन सबसे ज़्यादा उस वक्त सीखते हैं जब आपके आसपास मौजूद होते हैं, आप उनकी मौजूदगी से बेखबर होते हैं और वो गैर महसूस तरीके से आपके तौर तरीक़ों को देख रहे होते हैं, उनका मुशाहिदा कर रहे होते हैं और यही छोटी छोटी आदत और खसलतें पिक कर रहे होते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा रोल मॉडल बच्चों का आप हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों को वक्त दिया जाए। अब जब थोड़ा सा वक्त हो आपके पास इस तेज़ ज़माने में, तो किस तरह से आप वो थोड़ा सा वक्त डिवाइड करें कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो पाए, जानेंगे हमारे उलमा कराम से इस छोटे से वक्फे के बाद।
जी वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। माँ बाप के पास आजकल वक्त कम है, ज़िंदगी बहुत तेज़ है, तेज़ तेज़ सारे काम करने होते हैं, तो अगर हम वक्त घंटों के हिसाब से कम दे पाएँ तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरे फहरिस्त होनी चाहिए कि जी इनमें तरबियत पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कुरान और हदीस की रोशनी में? रिजवी साहब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नफ्सियात के माहिरीन बताते हैं कि बच्चे का एक आइडियल होता है और सबसे पहले आइडियल जो होते हैं वो माँ बाप। सही। सबसे ज़्यादा बच्चा जो है उनको आइडियलाइज करता है और जो माँ बाप करते हैं, जिस तरह से करते हैं, उसी तरीके से वो अंजाम देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उनका मॉडल बन जाता है। ठीक। अब सबसे पहली बात यह है कि आपके पास बहुत कम है, बेशक मानता हूँ मैं, लेकिन आप कम से कम एक काम तो कर सकते हैं कि कोई बुरा तो गलत काम करना चाहिए ही नहीं। पहली बात तो, सबसे अच्छी बात तो खैर ये है, लेकिन कम से कम ये कि जब बच्चे मौजूद हों आपके आसपास तो कोई गलत बात ना करें, झूठ, मतलब बात मामूली बात, घंटी बजी, जवाब दे बेटा नहीं, अब्बा नहीं है मैं घर पे नहीं हूँ। अब आप बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन बच्चे पे क्या प्रेशर किया इसका कि भाई झूठ बोलना कोई बड़ी बात ही नहीं, तो मामूली बात ही, कितना बड़ा मैसेज लग गया। ये बेईमानी करना, झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि कितना बड़ा गुनाह है, सारे गुनाहों की जड़ है। लेकिन आप देखिए, ये एक छोटी सी बात, या जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, ग़ीबत कर रहे हैं बैठे हुए माँ बाप किसी भी आदमी की ग़ीबत कर रहे हैं, या औरत की, औरतें औरतों की करती हैं मोस्टली। अब बच्चा सुन रहा है, वो खेल रहा है, वो सुन रहा है कि अच्छा ये फ़लाँ खातून की ग़ीबत की जा रही है, या फ़लाँ साहब की ग़ीबत, चचा की ग़ीबत की जा रही है, मामू की ग़ीबत की जा रही है, या मजाक उड़ाया जा रहा है उनका, या उनकी तहक़ीर की जा रही है, तहक़ीर भी की जाती है, अगर गरीब है तो तहक़ीर की जाती है। तो वो सब बच्चा समझता है इस बात को, ये हम समझते हैं कि नहीं समझता, वो समझता है, बिल्कुल समझता है 100%। लिहाजा इसका एहतियात किया है कि कभी जब बच्चे आसपास आपके हों तो आप ग़ीबतें, झूठ, तमस्खुर, मजाक, किसी के खिलाफ बातें करना, साजिशें, ये वो बिल्कुल। और रिजवी साहब, जो मियाँ बीवी आपस में जोर से लड़ते हैं, जोर से आवाज़ में, ये अब लड़ाई, ये बहुत ही बच्चे पर इतना सख्त प्रेशर पड़ता है कि आपको अंदाज़ा नहीं इस बात का। जब माँ बाप लड़ते हैं ना तो बच्चे पर तो इतना सख्त प्रेशर पड़ता है कि वो पधर हो जाता है कि मैं किसके साथ दूँ, ये क्या हो रहा है। वो बेचारा कमज़ोर दिमाग, आसाब, उस पर इतना बर्डन पड़ता है जिसकी इंतहाई शडर हो जाती है। तो बच्चे की तरबियत के लम्हे अपने तौर तरीकों के ऊपर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात ये है। बिल्कुल ठीक। रहमानी साहब, हमें ये फरमाएं, अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, इसका ताल्लुक भी हमारे आज के इसी मौजू से है? बिल्कुल ऐसा ही है। अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद फितना है। अब यहाँ फितने से मुराद आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे वीरान गुलशन के अंदर महकते हुए फूल बन दिए। वो नन्ही कोपलें जो तुम्हारे घर में निकल रही हैं, अब तुम उनकी परवरिश किस तरह करते हो कि वो ज़माने के लिए सायादार दरख्त बनते हैं या ज़माने के लिए कांटे बनते हैं। सही समझ रहे हैं आप? अब कांटे बनते हैं तुम्हारी वजह से, और अगर वो घने सायादार दरख्त बनते हैं तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारा माल जो है ये भी बहुत बड़ी आजमाइश, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम हराम माल खिलाते हैं अपने बच्चों को, तो क्या होता है कि हराम माल खाने के बाद वही औलाद, जब ये बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप को दुआ कर रही होती कि अल्लाह ये कब मरें और इनकी दौलत पे हम कब्ज़ा कर लें, या वही बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ओल्ड हाउसेस में भेज दिया जाता है। एक बहुत अहम चीज़ ये होती है कि अपने बच्चों को हलाल का लुकमा दें, जितना है जैसा हलाल हो। हलाल लुकमा जब उनके खून में गर्दिश करता है ना, तो फिर हलाली खून होता है कि जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप, मुआशरे के लिए बेहतरीन फ़र्ज शुमार किए जाते हैं। और ये हकीकत, इसमें दो राय नहीं है। एक माँ बाप के लिए एक बच्चा बहुत बड़ी आजमाइश होता है कि इनकी तरबियत किस तरह की आया, कि सिर्फ उसने, माँ बाप ने सिर्फ अपने आप को टाइम दिया, बच्चे को भी टाइम दिया। माँ बाप पर ये फ़र्ज़ है कि उनकी तालीम और तरबियत पर और उन पर उनको अदाब सिखाएं। अल्लाह, इससे बड़ा अहम सवाल जहन में आ रहा है, लेकिन पहले मेरे ख्याल में कॉलर आपकी ज़ुहैब कराची से हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना क्या ये सही है या आज के दौर में बिल्कुल गलत है? ठीक है जी। चाहे ये बच्चा 4 साल का ही बच्चा, वो भी मोबाइल चला लेता है आजकल, तो सही देना है उसको या नहीं?
और मेरा एक और सवाल है जी। मुझे आपसे गिफ्ट में एक सेल फोन चाहिए, मेरा खराब हो गया। अच्छा जी, चले सही है। आपके दूसरे सवाल का जवाब हम देखते हैं कि कैसे दिया जाए, लेकिन पहले सवाल पर आते हैं कि सर मोबाइल फोन देना ऐसे देना ठीक है या नहीं, लेकिन बच्चे को तो मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब देखिए सही मसला अगर देखें ना फ़िक़ही बात से, उसमें तो कोई कबाहत नहीं। कितना देना है इसमें मसला है। हाँ, ये देखना है कि असल में देखें अगर देखा जाए तो मुआशरे के अंदर बिगाड़ भी कुछ नौजवान बच्चे और बच्चियों के हाथ में जब से मोबाइल आए तो गलत माने में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से भी एक मेरा ख्याल है उनका हवाला ये छोटे बच्चों को वो आप नर्स पोइम्स के लिए दे दिया, गेम्स के लिए दे दिया। उससे ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम दें। अगर आप मोबाइल दे भी रहे हैं तो गेम की जगह आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलाम लगा दिया जाए। कुछ ऐसी कहानियाँ देखिए, मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरह याद है। एक तो फैमिली सिस्टम जब पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हुआ, ये भी माशरे में एक ख़राबी पैदा हुई, बच्चों की तरबियत नहीं। मैं जब छोटा था मेरी दादी या मेरी नानी मुझे वाक़या सुनाया करती, हम सारे बच्चे जमा हो जाया करते थे और नानी एक कहानी या दादी एक कहानी का इंतखाब करती थी और उसमें आखिर में जाके बताते थे कि जो तुम्हें बताया ना ये सब्र शुक्र करने वाला है, जिनको अल्लाह ने बड़ा करीब दिया, बड़ा इनाम दिया, ये हज़रत इब्राहीम थे, ये हज़रत इस्माइल थे। देखो माँ बाप की कितनी फरमाबरदारी की, यह हज़रत इस्माइल थे। ये देखो जब छोटे छोटे देखो साथ चला करते थे, उनके साथ दख्त उनको आवाज़ दिया करते थे, उन पर सलाम भेजा करते थे। वो जब छोटे से चलते थे तो आसमान के सितारों से खेला करते थे, चांद से खेला करते थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी लम्स का मुतबादिल एक टच स्क्रीन हो नहीं सकता। बस बिल्कुल। जोया हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं जोया बात कर रही हूँ कराची से। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आपके शो से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। आज क्या सवाल करना चाहेंगी? मेरा सवाल ये है कि जो दांत में दर्द होता है लोगों के, उसमें क्या इंजेक्शन लगवा सकते हैं रोजे में? अच्छा ठीक है, आपको अभी जवाब देते हैं। सर टॉपिक से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है आज के मौजूद पर रिजवी साहब से। इंजेक्शन दांत में दर्द के लिए, दांत में दर्द के लिए रोजे से अगर आप हैं तो लगवाया जा सकता है। अगर दर्द इतना ख़तरनाक है कि वो बेहोशी की हालत में जा सकता है या तबीयत ख़राब, काबिल बर्दाश्त, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, उस सूरत में इंजेक्शन लगाया जा सकता है दर्द से सुन करने के लिए, निजात। और रोज़े पर इसका असर कोई नहीं। हाँ, इसमें इख्तिलाफ है फ़ुक़हा का, कुछ कहते हैं कि रोज़े पर असर पड़ता है और कुछ कहे कि नहीं पड़ता। फ़िक़्ह जाफ़री में इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चाहे ज़्यादा तकलीफ हो या न हो, आप इंजेक्शन लगवा सकते। तकलीफ में लगवा सकते नहीं, इंजेक्शन का यानी लगवाना से रोज़े पर असर नहीं लगवा सकते। ठीक है, आज के मौजू की जानिब अब जैसे हमने बात की कि आजमाइश है औलाद, इसका मतलब ये है कि फिर औलाद की अच्छी तरबियत के हवाले से आखिरत में पूछ पड़ताल। बिल्कुल 100%, इसलिए कि ये हुजूर अकरम खत्मी मरतबत ने फरमाया है कि 3 आमाल ऐसे हैं, 3 कि जो मरने के बाद भी इंसान की जारी रहते हैं। सदक़ा जारिया, यानी अब मैं मर गया मगर मेरा अमल लिखा जा रहा है अभी भी। उनमें से नंबर 1 तो है जैसे कोई वेलफेयर काम किया आपने, उस ज़मानी मिसाल कुआं खुलवा दिया, फलाही काम, लोगों की मदद के लिए। जब तक वो कुएं से पानी लोग पीते रहेंगे मुझे सवाब मिलता रहेगा, हालांकि मैं मर चुका हूँ, मेरा अमल जारी है, बाद मर्ग भी नेकियां जारी है, मेरा खाता खुला हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरे फरमाया कि अगर कोई इल्मी काम किया हो, जैसे किताब लिखी या किसी बच्चे को पढ़ाया, तालीम दी, वो बच्चा जब तक उस पर अमल करता रहेगा, सिखाने वाला मर गया लेकिन उसको सवाब मिलता रहेगा, उसके सवाब में कमी नहीं होगी। यानी अगर बच्चे को आपने तरबियत दी है नमाज़ पढ़ने की, वो बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है, मेरा बच्चा, मैं मर गया हूँ, लेकिन उसके सवाब में कमी नहीं होगी बच्चे की, मुझे सवाब मिलता रहेगा क्योंकि तरबियत मेरी है जो ये नमाज़ पढ़वा रही है उसको। और तीसरे फरमाया कि वलदुल सालिह, नेक औलाद, ये सदका जारिया है, यानी अगर आपने उसको सही औलाद तरबियत दी है तो वो नेक अमल करेगा, उसके अमल के सवाब में कमी नहीं आएगी, आपको सवाब मिलता रहेगा जैसे गोया आप अमल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ऐसे ही अब इसके बरक भी है, ये भी फरमाया कि अगर वो बुरा काम कर रहा है तो गलत तरबियत की वजह से आपके, तो अगर आपने नहीं किया वो बुरा काम, मतलब मैंने बच्चे को तरबियत ऐसी दी कि वो चोरी कर रहा है, तरबियत ऐसी मैंने दी उसको, चोरी करने में डांटा ही नहीं उसको, खुश हुआ बहुत, अच्छा भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, इतने पैसे ले, रोका नहीं टोका नहीं उसको, बल्कि और इनकरेज भी किया। अब क्या है कि मैं तो मर गया, वो बच्चा चोरी कर रहा है, और जब तो मैं भी, मुझे सदा उसको तो मिलेगी, मुझे भी मिलेगी कि तूने तरबियत क्यों नहीं दी कि उसको आज वो चोरी कर रहा है, तेरी तरबियत न करने की वजह से कर रहा है। हमें अंदाजा इससे ये लगाना नाज़रीन कि कितनी अहम जिम्मेदारी। एक कॉलर और है राजनपुर से हमारे साथ हसनैन भी हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्चा कोई गलत हरकत कर रहा है तो अगर हम उसको रोकते हैं तो फिर वो दोबारा वही हरकत दोहराता है, ठीक है,
तो इसकी वजह हमको किस तरह रोक सकते हैं, इसकी वजह क्या होती है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल बड़ा अच्छा है कि बच्चा जब कोई गलती करे उसको जब सजा दें तो सजा किस तरह से दें, और नसीहत के बावजूद अगर एक बच्चा नहीं सुन रहा तो मुमकिन वजह क्या हो सकती है? क्या करें रहमानी साहब? ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चों की हैबिट एंड हैबिटेट्स होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, कुछ बच्चों का IQ लेवल बहुत बुलंद होता है, कुछ बच्चों का दरमियाना होता है। आप अगर देखें ना नफ्सियात के अंदर कुछ बच्चों का IQ लेवल उम्र से भी कम होता है, कुछ का उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। तो फिर आप अंदाज़ देखें, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने कहा कि जब तुम किसी को नसीहत को मवाइज़े हसना, बहुत ही अच्छी नसीहत और हकीमाना अंदाज से, कि जिससे उस बच्चे की तरबियत भी हो जाए। क्योंकि कल क़यामत के दिन जो मेरी रियायत है, यानी कि जो मेरे नीचे जो काम करते थे, अगर मैं अफसर हूँ तो मेरे जो नीचे मुलाजिम है, अल्लाह ताला इसके बारे में मुझसे पूछेगा। इसी तरह जो जो मेरी रियायत के अंदर आएगा, जो मेरे, अगर मैं नेगाबा हूँ या हाकिम हूँ, जो मेरी घर का बड़ा हूँ, और नीचे जो अफराद आ रहे हैं, उन सब के बारे में कल क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों के हवाले से तो बदरजा अतम पूछा जाएगा। तो मैं अगर उनकी अच्छी तरबियत करता हूँ और हकीमाना अंदाज से, मार पीट मसले का हल नहीं होता। हम मार पीट करते हैं ना, बच्चों को बागी कर देते हैं, और बागी बच्चा कभी भी माशरे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आयशा, इससे पहले कि आप इख्तिताम की जानिब, कल दौरान ट्रांसमिशन इस शेर का हवाला आया था। नाज़रीन, मेरा ख्याल है बच्चों के हवाले से इसको ज़रूर जहन में रखिए कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। तो हकीमाना अंदाज और तवातुर के साथ बार बार बच्चों को समझाते हैं, नसीहत करते रहें प्यार से, और मारने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। दलील जितना के प्यार साथ, से आप दलील के साथ, जितना प्यार से आप बच्चे को समझाते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा तरबियत आप अच्छी कर पाएंगे अपने बच्चे की। इसी अच्छे से नोट के साथ करते हैं आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम, और कल दोबारा से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में 6 से लेकर 8 बजे तक। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।